हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और मैं चंद्रिका यादव। आज इस वीडियो हम देखेंगे यहाँ पर 10वां सोशल साइंस 20 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर। ठीक है, VVI MCQ पार्ट 2। ठीक है, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 बोर्ड जो फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम सोशल साइंस का आज इस वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, आपका तो पढ़ाई लिखाई चल रहा है। 20 क्वेश्चन का हम टेस्ट ले रहे हैं, देखते हैं कि आप 20 में कितना जानते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो आपका चल ही रहा है, तैयारी चल रहा है, तो जरा चेक कर लेते हैं कि 20 में आप कितना जानते हैं। ये मेरा पार्ट 2 है। ठीक है, जेक 10वां बोर्ड 2026 का जो फाइनल एग्जाम होगा सोशल साइंस में, जो हम क्वेश्चन ये दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फाइनल एग्जाम में सोशल साइंस में। तो हम फाइनल एग्जाम तक ये जो है इस तरह का वीडियो हम बनाएंगे, 20-20 क्वेश्चन का, ऑल सब्जेक्ट का बनाएंगे। ठीक है, ये मेरा पार्ट 2 है वीडियो सामाजिक विज्ञान का। अगर पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखें, चाहे देखिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन इतिहास से लिए हैं और 10 क्वेश्चन भूगोल से लिए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर है, ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 1866 ईस्वी को हुआ था। ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। और दूसरा क्वेश्चन है, पर्सा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? ठीक है, किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ पर्सा का ऑस्ट्रेलिया के साथ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियना की संधि। वियना की संधि के द्वारा पर्सा का ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, साथ युद्ध विराम हुआ इस संधि द्वारा। वियना की संधि सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी को पूरा हुआ इटली का एकीकरण। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। आगे, गेरी बॉल्डी कहां का निवासी था? ऑप्शन देख लेते हैं यहां पर हम। ठीक है, ऑप्शन यहां पर है, वेनेसिया दिया है, सार्डिनिया दिया है, नेपल्स दिया है और प्राग दिया है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सार्डिनिया का। ठीक है, सार्डिनिया का था ये गेरी बॉल्डी। ठीक है, गेरी बॉल्डी सार्डिनिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? सही जवाब 1804 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1804 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? देखो मार्सिले यहां पर, ठीक है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रांस का। फ्रांस का यह राष्ट्रभक्ति गीत है मार्सिले। ठीक है, मार्सिले। जो क्वेश्चन यहां पर हम दे रहे हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, सभी क्वेश्चन VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए बच्चों क्या करना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, हर हाल में आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए। ओके, चलिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम इस तरह का वीडियो जो है बनाते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर है, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं।
राष्ट्र राज्य वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है ये। क्या कहते हैं? ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूपक। रूपक देखो ये जो सी ऑप्शन है ना ये सही होगा। इसे रूपक कहते हैं। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? रूपक। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? ये रूपक कहलाते हैं, ठीक है, रूपक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। चलिए अब 10 क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी यानी भूगोल का लेंगे। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का हम देख लिए यहाँ पर और 10 क्वेश्चन हम यहाँ पर भूगोल का लेंगे। और पहला क्वेश्चन है भूगोल का यहाँ पर, नवीकरण योग संसाधन का एक उदाहरण है। नवीकरण पूछा, अनवीकरण नहीं यहाँ पूछा है, ठीक है। तो नवीकरण यहाँ पर पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरण योग संसाधन है। बाकी आप देख सकते हैं बॉक्साइट है, कोयला है, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, संसाधन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट, कोयला, पेट्रोलियम कभी ना कभी भविष्य में समाप्त हो जाएगा, लेकिन नवीकरणीय जो होता है वो कभी न कभी समाप्त नहीं होगा यहाँ पर। और इसकी मात्रा सीमित नहीं असीमित होता है, इसे हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो इसका नवीकरण योग संसाधन पूछा था तो सौर ऊर्जा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया है, पहला है जैव और दूसरा है अजैव। तो यहाँ पहला ऑप्शन मेरा सही होगा, जैव और अजैव। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, नवीकरण योग संसाधन नहीं है। नवीकरण योग संसाधन नहीं है मतलब बताना इसमें से जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, 3 गो नवीकरण होगा और 1 गो अनवीकरण होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन पहला ऑप्शन है, दूसरा है सौर ऊर्जा और तीसरा है पवन ऊर्जा और चौथा है जल। तो जल तो नवीकरण है, ठीक है, पवन ऊर्जा भी नवीकरण है और सौर ऊर्जा भी नवीकरण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि नवीकरण योग संसाधन नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन जो है ये अनवीकरणीय संसाधन है, ये नवीकरण योग संसाधन नहीं है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। तो बी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव यहाँ पर सजीव देखना है और अजैव निर्जीव होता है, ठीक है। तो देख लो भूमि, भूमि तो निर्जीव है, ये तो अजैव हो जाएगा। जल भी निर्जीव है, अजैव हो जाएगा। मानव, मानव देखो यहाँ पर सजीव है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ये जैव हो जाएगा, ठीक है। चट्टाने अजैव है, यहाँ पर निर्जीव है ये, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? सबको पता है काली मृदा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कपास उगाने के लिए काली मृदा बहुत जरूरी है, ठीक है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीली यानी रेत और लवणीय होती है? तो रेत तो मरुस्थलीय मृदा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पहला ऑप्शन। आगे
निम्नांकित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? तो समुचित जुताई, इससे तो मृदा संरक्षण होता है, अब यहाँ नहीं पूछा है। नेक्स्ट, पट्टी कृषि, पट्टी कृषि जो होता है, ठीक है, ये भी होता है इससे। और रक्षक मेखला बनाना, इससे भी होता है। लेकिन ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, इससे नहीं होता है मिट्टी संरक्षण, तो नहीं पूछा था, हम डी ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर, सही करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किस मृदा को रेगल मृदा कहा जाता है? वीवीआई बनाइए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सही आंसर हो जाएगा काली मृदा को, काली मृदा को रेगल मृदा भी कहा जाता है। तो 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर लग रहा है कि इसका आंसर हम गलत दिए तो बताइए, कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है, ओके, हम देखेंगे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब हमारा बढ़ाइए, ठीक है, ओके। मिलते हैं जो पार्ट 3 मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 3 को लेकर आते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके, बाय।